हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद फ़खर दुरानी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम दो तीन अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डील हो गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और अगर वो डील हो गई है तो उसके सिम्टम्स, उसके असरात क्या नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पंजाब में और पाकिस्तान में गंदम का एक बहरान आ रहा है, वो क्या बहरान है, क्या मामला है, इसके ऊपर क्या डिटेल्स हैं। तीसरे नंबर पर हम एक सॉफ्ट सी बात करेंगे। मरीम नवाज जो कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज ज़ेब तन की है पंजाब पुलिस की वर्दी, दुरुस्त किया गलत किया, इसके ऊपर हम आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड भी देंगे और कुछ मालूमात भी देंगे। तो फ़खर दुरानी से बात का आगाज़ करते हैं। फ़खर जी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। शाह जी, आप सुने? मैं बिल्कुल ठीक। आप रोज़ाना गेस्ट चेंज करते रहते हैं और यार मैं तो कहता हूँ आप और आसफ बशीर करें, लेकिन आप दोनों बड़े शरारती हैं। आप कहते हैं हम सुकून से रहे और इसको नहीं अच्छा है, आप हमारे बड़े हैं। नहीं, तो नहीं यार, हम सारी एक दूसरे के साथी हैं यार। हाँ। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो पहले आज आपसे बात शुरू करते हैं। शाह जी, आप ये डील की जो आपने बताया है, किस हवाले से आप कह रहे हैं और कैसे कोई डील के हवाले से? मैं ना ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, आपको पता है, एक बयान भी दिया है कि जी पीटीआई वालों के नाम ईसीएल से निकल गए हैं, तो उनको भी मुबारक हो, डील की मुबारक हो उनको भी। ये राना साहब भी काफ़ी दिनों से वो बात भी कर रहे थे। लेकिन मैं इन बातों से हट के कुछ और सिम्टम्स आपको बताता हूँ। मैं आज सेनेट के इजलास में, तो सेनेट का इजलास शुरू हुआ, तो सेनेट के इजलास में फ़खर दुरानी साहब पहली दफ़ा वो जिसे कहते हैं, इट वॉज लाइक ए म्यूज़िक इन माई ईयर्स। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इतने अच्छे अंदाज से बैठे हुए थे। अच्छा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आए थे अनवार काकड़ साहब। अच्छा। तो वो बैठे उधर पीटीआई के साथ बैठे हुए थे वो। ठीक है, वो बैठे हुए थे जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब के साथ बैठे हुए थे, और फिर लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन आगे बैठे हुए थे, अली ज़फ़र साहब के साथ आगे बैठे हुए थे लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन जनाब शिबली फराज साहब। तो पहले तो चेयरमैन सेनेट साहब हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने कार्रवाई शुरू की, जो रूटीन की कार्रवाई हुई। तो फिर लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन ने कहा जी मैंने इसके ऊपर बात करनी है, तो उन्होंने कहा जी करें बात। शिबली फराज साहब ने वहाँ पर बड़ी खुल के बातें की। उन्होंने कहा, खुल के तो नहीं लेकिन बड़ी अच्छे बच्चों वाली बातें की। अच्छा। अच्छी बातें की। अच्छा। उन्होंने कहा जी इनकलाबी नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा जी हम इमरान खान को खराज तहसीन पेश करते हैं, वो जेल में है लेकिन मुतज़लज़ल नहीं हुए और डगमगाए नहीं, वेल डन। फिर उन्होंने कहा जी देखें निगरान हुकूमत में हमारे ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं हुआ। ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी निगरान हुकूमत आई, किस तरीके से हमारी रिजीम चेंज हुई है सामने है सबके। फिर निगरान हुकूमत आई, ये इन्हें 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने थे, वो नहीं करवाए, और ये मामला आगे बढ़ा, और फिर बड़ा जुल्म हुआ हमारे ऊपर, हमारी औरतों और बच्चों के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ। नौजवान ठंडे अंदाज में शिकवे गिले और हुकूमत के साथ शिकवे गिले। इमरान खान साहब किसका नाम लेते हैं? हाँ, एस्टैब्लिशमेंट। वो तो फौजी क़यादत का नाम लेते हैं, सीधा नाम लेते हैं ना। बिल्कुल। और शिबली फराज साहब किसका नाम ले रहे थे? हुकूमत का नाम ले रहे थे। ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि हमें मिलकर चलना है, और हमने मुल्क मुश्किल में है, ये अकेले आप नहीं कर सकते, मिल के हम इसको हल करेंगे। इमरान खान साहब क्या कहते हैं? नहीं, इमरान खान साहब का तो मौका भी है कि तबाही तो हाथ ही नहीं मिलाना, और हाथ भी नहीं मिलाना, उनके साथ ही बात करनी। जो शिबली फराज साहब ने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग की और मैं बड़ा मुझे एंजॉय किया। उन्होंने कहा जी सेनेट के अंदर खड़े हुए, उन्होंने कहा जी ये हमारे साथी जो सेनेटर आए ये तो बिल्कुल ठीक तरीके से आए हैं। अच्छा। ये तो ठीक तरीके से आए हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन हुए हैं 2024 के, ये तो गलत हुए हैं ना। अच्छा, टू सम एक्सटेंट वो बात ठीक कर रहे हैं, नहीं तो लेकिन वो उसी इलेक्शन उन्हीं से ही मुंतखब होके आए हैं ना। वो उन्हीं से मुंतखब होके आए हैं। अब मैं वो देखे ना, वो माहौल बना रहे हैं कि आप ठीक आए हैं, हम आपके साथ तो चलना चाहते हैं ना। नेशनल असम्बली वाले जाने। तो आज उन्होंने वैलिडेट कर दिया सेनेटर्स को। फिर एक बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी ईवान मुकम्मल नहीं है। ईवान मुकम्मल इसलिए नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा से आप बंदे नहीं लेके आए, तो ईवान मुकम्मल करें और ये बंद करें हमारे साथ, हम मिल के चलें और मुल्क मुसीबत में। अच्छी बातें, मतलब ये उससे बू आ रही है आपको उसकी डील की? नहीं, मैं बू तो नहीं, ये देखे ना इतनी अच्छी बातें, एक तरफ खान साहब जो है वो लड़ाई झगड़े की बातें, दूसरी तरफ नहीं। शिबली शाह जी, आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है, आप ऐसे वो नहीं कोई वो कर रहे होंगे जो देखे ना, बच्चों को किसी जगह पे बुलाया गया और बुला के समझाया गया, या किसी तरीके से बता दिया गया कि भाई अच्छे बच्चे बन के रहो, ठीक है, अच्छे बच्चे बन के रहो, ठीक है ना। और ये कौन कर सकता है? आपको पता है ये कौन कर सकता है? अच्छा, अब इसका जवाब जनाब
फैसल वाडा ने भी दिया, इसहाक डार साहब ने दिया, लीडर ऑफ द हाउस तो वो थे ना। तो इसहाक डार साहब ने कहा कि जी ये इतनी इतनी अच्छी बातें आपने की हैं, तो ये 2-3 साल पहले कर लेते तो ये मामला तो ना आते। जो शिबली फराज साहब हैं, आपको पता है अहमद फराज साहब के बेटे हैं। अहमद फराज साहब के उन्होंने शेर भी बीच में पढ़े, तो मैं ऊपर बैठा इंजॉय कर रहा था कि मैंने कहा जी अहमद फराज साहब ने तो बड़ी इनकलाबी नज़में लिखी हैं, बड़ी उन्होंने तो ज़ियाउल हक साहब के दौर की बड़ी मज़ामत की है। मुशर्रफ साहब याद है आपने खबर दी थी शिबली साहब के हवाले से कि आंख मार के किसी ने कहा था कि इसको रहने दो। ओहो क्या याद करा दिया वो। मुझे याद है। मैं अब बात हो गई, हुआ ये कि जब 9 मई के बाद पुलिस वालों को, देखो फौजी भाई और इंटेलिजेंस वाले भाई तो खुद नहीं आते ना सामने, वो तो पुलिस आगे आती है। तो इस्लामाबाद के किसी पुलिस अफसर को इत्तला मिली कि शिबली साहब इधर हैं, बताता हूँ नाम बताता हूँ, ISI के किसी साहब की फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी फ़लाँ 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 मुकदमे में फ़लाँ फ़लाँ PTI का बंदा नामजद है। तो पुलिस वालों ने, अफसर ने कहा सर वो तो बिल्कुल पर्चे में नामजद है। उनका फ़लाँ 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 जगह पे गिरफ्तार कर लो, वो तो नामजद है पर्चे में। ISI के जो सेक्टर कमांडर है, सेक्टर कमांडर ऑफिस से फ़ोन आया ना पुलिस अफसर को, उन्होंने कहा वो फ़लाँ फ़लाँ जगह नामजद है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल पर्चे में नाम है उनका, उनका फ़लाँ फ़लाँ जगह गिरफ्तार कर लो। तो वो जो अफसर था ना, उसने कहा सर वो जो फ़लाँ बंदे कह रहे हैं वो तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, वो शिबली फराज साहब भी है, उनका घर भी वो साथ वाली गली में है, तो उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो ISI के सेक्टर कमांडर ऑफिस से कहा गया नहीं उनको नहीं पकड़ना। ठीक है, तो ये क्यों कहा गया? तो शाह जी इसी खबर जो आपकी थी ना, और ये जो तजिया अभी जो आपने इनकी तकरीर के ऊपर किया है, फिर आपने अपने ही उसमें इमरान खान का जो रवैया है वो भी बता दिया है, तो मैं इसको ये समझता हूँ कि ये शिबली फराज साहब की या शिबली फराज एंड ग्रुप की एक सोलो सोच, मतलब ये एक ग्रुप की एक सोच हो सकती है। असल जो फैसला साजी है ना वो इमरान खान की होनी है, नहीं, वो तो पार्टी के साथ भी, और फिर जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जो डील होनी है ना वो भी इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की होनी है। इस हुकूमत का कोई इसमें सरोकार नहीं है। मैं अब आपको अर्ज करूँ, अच्छा शिबली फराज साहब ने अच्छी बातें भी की, उन्होंने कहा कि जी हमारी लीडरशिप भागी हुई है, हमारे पास इंतखाबी निशान नहीं लिया गया लेकिन लोगों ने वोट डाल दिया, अब हम रियलिटी हैं। ये अच्छी बातें हैं, ये शिबली फराज साहब की अच्छी बातें हैं जो उन्होंने कई तरीके से, हमें रियलिटी माने, हम रियलिटी हैं। खैबर पख्तूनख्वा का भी मसला उठाया, मोटी मोटी बात यही उन्होंने। फिर इसहाक डार साहब ने कहा जी ये 2-3 साल पहले बातें कर लेते। फिर इसहाक डार साहब आपको पता है वो वज़ीर ख़ारिजा हैं, लेकिन उनके ज़हन से वज़ारत ख़ज़ाना नहीं जाती। उन्होंने कहा जी 2013 में हम वज़ीर ख़ज़ाना बने थे तो ये इधर इकॉनमी जा रही थी, हमने ये कर दिया, 3 साल में यूँ हो गया। वो पहले अपनी उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर चलें, ये इसी तरह मिलकर चलें, हम मुल्क को दलदल से निकालें। अच्छी अच्छी बातें डार साहब ने भी की। डार साहब की भी जब स्पीच हुई तो उस पर भी किसी ने शोर शूर नहीं इधर से भी मचाया। अच्छा, डार साहब भी इनको लेकर शुरू में एक आध किसी खातून ने बात करने की कोशिश की, लेकिन डार साहब की जो स्पीच है वो पुरअमन तरीके से हुई। ये पहली दफ़ा है कि सेनेट जब से गवर्नमेंट गई है इनकी पीटीआई की पहली दफ़ा है सेनेट का इजलास स्मूथ चला है, पहली दफ़ा। ठीक है, फिर बल्कि डार साहब ने तो ये भी कहा कि जी 11 कमेटियाँ हैं, वो जो स्टैंडिंग कमेटी है उनका के इंतखाब जो है वो रोक दिए जाएँ, उनका फैसला रोक दिया जाए क्योंकि अभी KPK से हमारे साथी नहीं आए। अच्छा, ठीक है। फिर साथ उन्होंने कहा कि जी देखें KPK में मैं बिल्कुल इनकी हिमायत करता हूँ, KPK के लोग नहीं है तो वहाँ पर आपकी अपनी हुकूमत है, लेके आए लोग। ठीक है। फिर फैसल वाडा साहब भी है वहाँ पर बोले, लेकिन फैसल वाडा साहब से पहले अहम बात जो है वो अनवार काकड़ साहब की है। अनवार काकड़ साहब बोले जिन्हें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मौका दिया। अच्छा, तो पहले तो अनवार काकड़ साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुबारकबाद दी कि आप बने और बड़े अच्छी पॉलिटिकल शख्सियत हैं, आप डिज़र्व करते थे और आप बने, आपको बहुत मुबारक। ठीक है। ये गालिबन अनवार काकड़ साहब ने एक मैसेज दिया कि भाई बाज़ लोग मेरा नाम ले रहे थे, तो मैं नहीं, मैं आपको मानता हूँ। अगली बात उन्होंने कहा कि यहाँ पर निगरान दौरे हुकूमत की बात हुई है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखें हमने आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया हुआ था कि सेंसस के तहत हल्का बंदी होनी है, तो वो आइन के मुताबिक हम पर यह भी जिम्मेदारी थी, हमने उसके ऊपर की। और फिर जब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि फ़लाँ डेट को इलेक्शन कराने, हम तो उससे
दिन भी आगे नहीं गए। अच्छा, इस बात की तारीफ इसहाक डार साहब ने भी की। उन्होंने कहा जी ये अनवार काकड़ साहब ने जो बात की है ये ठीक की है, इन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी अदा की है। फिर जनाब अब बारी आई फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा साहब की जो तकरीर है ना वो पीटीआई के वाले से अहम नहीं है। उन्होंने पीटीआई पे तो तंज के नश्तर चलाए। उन्होंने कहा जब मैंने सच बात कही थी तो मुझे निकाल दिया गया था। उस वक्त मेरी पार्टी पीटीआई और मेरे पार्टी की क़यादत इमरान खान, पार्टी सितारों से बात कर रही थी और इमरान खान चांद से बात कर रहे थे। तो उन्होंने तो अपने वो जैसे कहते हैं ना सेटल किए ना, लेकिन उन्होंने बिटवीन द लाइंस अदलिया के खिलाफ तकरीर की। अच्छा, उन्होंने कहा जी अदलिया जो है ना ये नहीं होगा, हम कानून बनाएंगे और ये नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी की तशरीह करें, दिस इज़ वेरी डेंजरस। और फैसल वाडा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के क्लोज समझा जाता है। फैसल वाडा जो बात कर रहे हैं उनका मैसेज कन्वे कर, दिस इज द पॉइंट, दिस इज अब आपको मेरी बात समझ में आ गई। जो मैं और आप बात करते थे कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये पंगा कर रही है, ये अदलिया के साथ पंगा कर रही है और अदलिया किसी जगह पे कोई फरिश्ते नहीं बैठे हुए, किसी जगह पे कोई फरिश्ते नहीं बैठे हुए। आप अदलिया के खिलाफ लें एक्शन, आप देखिएगा इस मुल्क में बचेगा क्या। लेकिन शाहजी इसमें मैं बताता हूँ ये इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और उसकी मैं मेरी बात सुन लें आप पहले। देखें 9 मई का जो वाक़या है ना उससे कोई इनकार तो नहीं कर सकता, कोई शक ही नहीं। जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस थी उनके ऊपर हमले हुए, तोड़ फोड़ की गई, सब साहब ने कहा इनको कि आपने अटैक किया वो गलत किया, आपने नहीं करना चाहिए। अच्छा था। सुन लें, और ये सुनी उन्होंने बातें, ये सारा कुछ हुआ, इससे कोई इनकार नहीं है, बिल्कुल ठीक बात। उसके अगले दिन इमरान खान साहब की पेशी होती है, सुप्रीम कोर्ट उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दे के उनको भेज देता है यहाँ पे पुलिस लाइन में रहने के लिए, और उसके बाद अदलिया की तरफ से ब्लैंकेट जो है वो रिलीफ दे दिया जाता है। ठीक है, अब देखें इस तरह के हसास जो इंस्टॉलेशंस हैं, जीएचक्यू जो है मतलब ये अब कुछ भी हो ना एक बहुत ज़्यादा हसास एक वो है, और उसके ऊपर चढ़ दौड़ना तालिबान तक ऐसा काम नहीं कर सके। अगर कोई सियासी जमात के वर्कर्स हैं या जो भी और इंस्टिगेशन से वो आए हैं, उसके बाद अदलिया सिर्फ अपने इदारे की अगर वो सेंक्टिटी या अपने ही इदारे के तकद्दुस के हवाले से वो नहीं, उनको दूसरे जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हवाले से भी ये केयर करनी चाहिए। बहरहाल इमरान खान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, उस टाइम इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अदालत की तरफ से तमाम तर मुकदमात में ज़मानत, सिर्फ वो नहीं कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, जो फ्यूचर में उनके आने वाले 7 दिनों में कोई अगर मुकदमा दर्ज नहीं भी हुआ तो उसमें भी इनको पहले से वो किया। बेशक इमरान खान जाके कत्ल कर देते किसी को और 7 दिनों में जो है उनको फिर भी ज़मानत थी। यार, तो देखें शाहजी आप बात जो है वो ठीक कर रहे हैं कि अदलिया ने इमरान खान साहब को बड़ी एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके वो ऐसे, ये ठीक बात है, ये जो बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो अदलिया इमरान खान साहब को रिलीफ देती रही वो अदलिया एक्सपोज भी हुई ना। कौन रिलीफ देता रहा? यही अदालतें थी ना जो अब खत लिख रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो 2 बड़े नाम थे ना उसमें, एक थे भट्टी साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के थे, बड़े नाम मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और एक थे उमर अता बंदयाल साहब, 2 ही बड़े नाम थे। और यहाँ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानतें तो इधर से दी गई। यार देखे ना अम्ब्रेला क्या थी, मैं अम्ब्रेला की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल तो देखे वो सारे बॉस की तरफ देखते हैं ना, ऐसे ही वो 2 बड़े नाम चले गए। अब 6 जज कहते हैं कि आप कार्रवाई करें, वो अदालत में कार्रवाई नहीं होती, वो लंबा चल रहा। फिर वो इन कैमरा इजलास में उन्होंने फैसले कर दिए, उन्होंने कहा जी अब हम लेंगे फैसला, अब हम इंस्टीट्यूशनल जवाब देंगे। मैं आपको ख़तरा पता है क्या है? ख़तरा ये जिस दिन आप किसी जज को निकालेंगे ना, आपके मुल्क में पॉलिटिकल कहराम पैदा हो जाएगा, 9 मार्च वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी, 2007 वाली। सारी सियासी जमातें पर्टिकुलरली पीटीआई ये खड़ी हो जाएगी उन जजेस के पीछे। ये तो चाह रहे हैं कि लड़ाई हो। शाह जी ये मेरा ख्याल है आज़ादी से ज़्यादा इक़्तिदार की जो वो अख्तियारात की जंग है। मतलब वो ये चाहते हैं कि अख्तियारात में और इक़्तिदार में हमें भी इक्वली शेयर दिया जाए जितना इस्टेब्लिशमेंट। बहरहाल ये एक लंबी बहस है, इस पर वो करेंगे। लेकिन मैं आखिरी बात, फ़खर, अदलिया में मुदाखलत अगर नवाज शरीफ के दौर में है तो वो गलत है, ऐसे ही है। अगर वो शहबाज शरीफ के दौर में है तो भी गलत है, और अगर इमरान खान के दौर में है तो भी गलत, बिल्कुल गलत, ऐसे ही है। इससे एग्री बस। अच्छा, ये जो गंदम के हवाले से ना यार ये बताएं ये बड़ा ज़रूरी। आपको पता है हमारे एक ईमेल भी आई है
गंदम के वाले से? मुझे किसी ने मुझे WhatsApp भी रोजाना किया। सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर लोग जो है ना वो जी हाँ। कर रहे हैं कि ये पंजाब हुकूमत ने बड़ी नाकिस पॉलिसी बना ली, किसान रुल रहा है। तो इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ जो है वो महकमों से बात की, पास्को से भी बात की, पंजाब गवर्नमेंट के जो हुकाम है उनसे भी बात की है। देखें शाह जी, जो गंदम थी ना माजी में इस तरह होता है कि जो पिछले साल गंदम का टारगेट था, सूबाई हुकूमतें अलहदा से प्रोक्योर करती हैं, गंदम किसानों से ख़रीदते हैं, और उसके साथ साथ जो वफाकी हुकूमत के अंडर आता है वो पास्को है, वो अलहदा से प्रोक्योर करता है। अब हर साल जो है वो सूबाई हुकूमतें अपनी ज़रूरत के मुताबिक गंदम ख़रीद लेती हैं और पास्को अपनी। जो पिछले साल का जो टारगेट था ना गंदम ख़रीदने का किसानों से सूबाई हुकूमत की तरफ से पंजाब का, वो 4 करोड़ 50 लाख बोरी गंदम जो है वो सूबाई हुकूमत ने ख़रीदनी थी, और उसकी जो सपोर्टिंग प्राइस थी वो कोई 10,000 रुपये पर बोरी जो है वो थी मुकर्रर की गई थी। और उसके साथ साथ जो पास्को ने वो किया था, प्रोक्योर किया था, उसका जो टारगेट था वो 1 करोड़ 80 लाख बोरी पास्को ने वो ख़रीदनी थी। सिंध का इसी तरह अलहदा से अपना एक टारगेट था, और इसी तरह बलूचिस्तान का अलहदा से वो टारगेट था। इस साल हुआ क्या है कि जो पंजाब हुकूमत है उनकी तरफ से जो टारगेट दिया गया अपने जो मुतलका अजला में जो ये खुराक वालों को, वो 90 लाख बोरी का वो दिया गया। कहाँ 4.5 करोड़ बोरी और कहाँ पे 90 लाख, मतलब 5 गुना यकदम जो है ना एक डिफरेंस आ गया। और उसके साथ साथ फिर जो सपोर्टिंग प्राइस है वो लगा दी इन्होंने 3900 रुपये का मन 40 किलो। तो ये तकरीबन कोई 8400 या 8500 रुपये की बोरी, सीधा सीधा 1500 रुपये का नुकसान हो गया किसान को एक बोरी के अंदर। तो इसमें अब ये फिर पास्को ने भी अपना जो टारगेट था वो पिछले साल 1 करोड़ 80 लाख था, इस साल 1 करोड़ 40 लाख बोरी उन्होंने वो कर दिया। इस पे किसान जो है, अभी ये फसल कटाई शुरू नहीं हुई थी, उस पर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि हुकूमत ने ये जब अनाउंस कर दिया था तो उसके बाद किसानों ने वो किया। अब इस पे फिर जो मैंने बात की, इस दफ़ा ये बताया जा रहा था कि जो बम्पर क्रॉप होनी है, तो मैंने जो जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे इसके हवाले से बम्पर क्रॉप हुई है ये जो गंदम की, तो मैंने वहाँ पे पास्को के जो जोनल हेड थे वहाँ पे हयातुल्लाह काकड़ साहब हैं, उनसे बात की। मुल्तान में वो मुल्तान और ये पूरे उस जोन को देखते हैं, हयातुल्लाह काकड़ साहब। तो उनसे बात की और उनसे मैंने ये पूछा कि जनूबी पंजाब में एक तो प्रोडक्शन के हवाले से क्या सूरत हाल है, और इस जो पास्को किस तरह गंदम ख़रीद रहा है और कितना उनका टारगेट है। तो वो ये बता रहे हैं कि इस दफ़ा बम्पर क्रॉप हो रही है, और एवरेज जो पर एकड़ जो प्रोडक्शन है गंदम की, वो तकरीबन वो कह रहे हैं 50 से 60 मन के करीब आ रही है, और जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त है। पहले 35-40 मन के करीब आती थी। दूसरा वो कह रहे हैं कि हम बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से जो बैलेटिंग है, हमने ये तरीक़ाकार अपनाया कि हम बैलेटिंग के ज़रिए किसानों को जो बोरी होती है बारदाना वो इशू कर रहे हैं। अब बारदाना ये होता है कि हुकूमत ने जितने बैग ख़रीदने होते हैं ना, पर एकड़ पॉलिसी उन्होंने ऑलरेडी वो की हुई है। अब जो पंजाब हुकूमत है उसने 6 बोरी पर एकड़ के हिसाब से वो किया है कि वो किसान से पंजाब हुकूमत 6 बोरियां ख़रीदेगी, और जो रेट है वो 3900 रुपये मन के हिसाब से। लेकिन मैंने सुना कि वो ख़रीद ही नहीं रहे। नहीं, अब इसमें मैं बताता हूँ। अब हुआ ये है मामलात, जो फिर मैंने पंजाब हुकूमत वालों से भी किया। पिछले साल 2023 में गंदम मंगवा ली गई पंजाब हुकूमत की तरफ से, और कुछ सूबों की तरफ से और से भी उन्होंने इम्पोर्ट कर ली गंदम बाहर से। वो अभी जो इम्पोर्ट करता गंदम थी वो अभी आपकी जो पोर्ट्स हैं वहाँ से अभी भी अनलोड हो रहे हैं। ऊपर से ये नई फसल आ गई है, और नई फसल भी बम्पर क्रॉप आ गई है। तो हुकूमत ने इतना बड़ा जो स्टॉक करके ये जो 4.5 करोड़ बोरी है, तो इट मीन्स के बहुत ज़्यादा अमाउंट जो पैसा है वो आपने उसमें पार कर देना है गंदम में। तो IMF ने इनको कह दिया है कि आपने ये प्लेज नहीं करनी, इतनी बड़ी रकम जो है आप ये जो आपको जो टारगेट है वो रिड्यूस करें, और ये जो बाकी तब तक ये कंज्यूम होगी जो आपने इंपोर्ट कराई है गंदम, और जो पिछला स्टॉक था वो करेंगे नेक्स्ट, और आपकी वीट की क्रॉप आ जाएगी। अब फिर ये है कि दूसरी फिर ऑप्शन होती है आपकी ओपन मार्केट है। ओपन मार्केट में उन्होंने हुकूमत का देखा है कि टारगेट कम हो गया, तो उन्होंने ऑलरेडी जो आड़ती हैं और जो मिडल मैन है उन्होंने कीमत पहले से ही 3400 से 3500 रुपये मन कर दी है। मतलब सीधा सीधा किसान को 500 रुपये इसमें, और जो 10,000 से वो कमी की थी वो उसमें अब नुकसान हो गया। देखें, ये जो प्रोडक्शन है इस टाइम जो पंजाब में,
पहले जो थी 10,000 के हिसाब से तो उनको कुछ थोड़ी सी बचत हो जाती थी। अब जब ये रिड्यूस किया है 20-22 बोरी जो है वो पर एकड़ जो है इनकी प्रोडक्शन निकल रही है, मतलब जो औसत है, तो किसान को इसमें कटाई, थ्रेशर, फिर बाकी जो ख़र्चा है सारा वो निकाल के 8 से 10,000 रुपये एकड़ का मिल रहा है उनको पूरे सीज़न की एक फसल का। तो ये जुल्म और ज़्यादती है। लेकिन उसके फिर दूसरी तरफ जब हुकूमती मौक़िफ़ देखते हैं, आप गंदम जो है फिर ये है कि एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। आपके पास जो वाफिर आप गंदम आई है वो एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकती कि आपकी जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगी आपके पास गंदम है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में गंदम इससे कहीं ज़्यादा सस्ती है। तो कोई भी आपसे महंगी गंदम क्यों ख़रीदेगा? तो वो इस टाइम जो है वो पिछले का मसला का हल ये है, अब हुकूमत जो है टारगेट को बढ़ा दे। इन्होंने जो 90 लाख का वो किया है ना, असाइन टारगेट इस टाइम 90 लाख का। मैं फिर उनके डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था जो गंदम की पॉलिसी है 2024 की, इन्होंने जो अहकामात जारी किए हैं तमाम अजला को और मुतल्लिका जो हुकाम है कि आप 2 मिलियन टन की जो है ना गंदम की वो करें, मतलब 2 करोड़ बोरी का। तो अगर ये उसी तक भी ले जाए ना तो शायद इससे किसानों का ऑटोमेटिकली मार्केट में भी कीमत बढ़ जाएगी और इससे फिर शायद वो फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत को बढ़ाए, अगर टारगेट बढ़ा दे तो इससे कुछ बेहतरी आएगी। आई बिलीव गवर्नमेंट को टारगेट बढ़ाना चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए। किसान रुल गए किसान। बिल्कुल यार फ़खर, एक और आज बड़ी डेवलपमेंट है पंजाब में। चौहंग में पुलिस जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ जो है वो नमदार हुई और उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, सलामी ली उन्होंने। तो बड़ी इस पे सोशल मीडिया पे बड़ी बात हो रही है। तो क्या जी मैं आपका ट्वीट भी तारीफी ट्वीट पढ़ रहा था आज ही मैंने किया। अच्छा, अप्रिशिएट किया है। मैं अप्रिशिएट किया और मैं पूरी ईमानदारी से समझता हूँ ये अगर उस्मान बुज़दार हों या मरीम नवाज़ हों, महमूद ख़ान हों, सरफराज बुगटी हों, मुराद अली शाह हों, कोई भी हो, अली अमीन गंडापुर हो, कोई भी अपनी पुलिस को जो इज़्ज़त देगा मैं उसको इज़्ज़त दूंगा। उसकी वजह यह है कि इंसाफ का जो पहला दरवाज़ा है वो अदालत नहीं है, वो पुलिस का थाना है। और हमारे यहाँ पुलिस रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है, बिलखुसूस पंजाब में। आप देखें ना बावल नगर में क्या हुआ, और भी बहुत सारी जगह हैं कि पुलिस को पैसे देने की ज़रूरत है, इनको इख्तियारात, इनकी मुदाखलत कम करने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात यह कि उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में मरीम नवाज़ ने, मैं इसको एक अच्छी इक़दाम देखता हूँ। ये एक सिंबॉलिक है कि आपने वर्दी शर्दी पहन ली। अच्छा, टेंजिबल काम ये होगा कि आप खाली वर्दी ही ना पहने, आप इसको रिफॉर्म भी करें और पुलिस के मसाइल हल करें। पुलिस का सबसे बड़ा मसला क्या है? लेकिन शाह जी इस पर क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? यार देखो, क्रिटिसिज्म तो हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे बोर्ड्स बैठे हुए हैं, उनके सियासी जमातों से भी तल्लुक़ है। उन्होंने कुछ भी कर लें आप, उन्होंने आपको गाली निकालनी तो क्रिटिसिज्म तो होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो मर्ज़ी, मैं तो इस बात को सही समझता हूँ इसलिए मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। क्रिटिसिज्म होता है तो हो। मेरा ये ख्याल है कि पंजाब में और बाकी सूबों में भी पुलिस को थाने की सतह पर बजट देना चाहिए। जिस तरह हम NFC के ऊपर बात करते हैं ना, या लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बात करते हैं कि लोकल, उस तरह अब पंजाब का जो ड्राइंग एंड या पुलिस का जो ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर है वो DPO होता है, SSP जिसे कहते हैं ज़िले का। पैसे उसके पास आते हैं, वो आगे आम तौर पे थानों में देता ही नहीं है। हर थाने के भी अखराजात हैं ना, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, बिजली जो बिल्डिंग है उसकी मेंटेनेंस है, फिर गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियों का पेट्रोल है, वो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है वो देता नहीं उसको। और जो SHO मांगेगा वो फिर SHO नहीं रहेगा, तो वो फिर क्या करते हैं पुलिस वाले? लोगों से ही लेते हैं ना। शाह जी वैसे मैं इस हवाले से ना, पुलिस के हवाले से जो रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ जिस तरह अमेरिका में है ना निज़ाम शेरिफ का, और शेरिफ इलेक्टेड होना चाहिए। जब वो लोगों के वोटों से आएगा, लोगों को जवाबदेह होगा, तो मेरा ख्याल है कि जो पहली स्टेज पे पुलिस नाइंसाफ़ी करती है किसी गरीब के साथ या इस तरह, वो मेरा ख्याल है कम हो जाएगी। तो DPO लेवल पे अगर एक इलेक्टेड शेरिफ होना चाहिए जो कि पूरे ज़िले की उसको वो कंट्रोल करे, तो मेरा ख्याल है काफ़ी पुलिसिंग में हमारी बेहतरी आ सकती है। इस हवाले से भी वो करना चाहिए। बाकी ये जो वर्दी पहन के एक अच्छा गुडविल जेस्चर पुलिस के साथ इजहार यकजहती भी, और इस तरह की किसी भी ऐसे मौके के ऊपर लोग करते हैं। ये माजी की 1976 की मैं आपको मिसाल दूँ, भुट्टो साहब को ज़ियाउल हक ने बुलाया खारियाँ कैंट में, उस टाइम इन्वाइट किया,
तो ज़ियाउल हक साहब ने भुट्टो साहब को जो है ना कर्नल कमांडेंट का यूनिफॉर्म पहनाया और उनसे जो उस टाइम अफवाज थे उनको इज़हार यकजहती के लिए। तो ये इस तरह के जो है एक मेरा ख्याल है कि एक रूटीन की वो बातें होती हैं। फौजी तो मामले ही अलग है मतलब ना। यूनिफॉर्म की बात हो रही है तो वो नहीं, मैं कह रहा हूँ देखो ना, फौजी यूनिफॉर्म में और पुलिस के यूनिफॉर्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो दूसरा उतना ही फिर फर्क ये हो है। सकता है कि वो भावल नगर के वाक़े की इज़हार यकजहती के लिए इन्होंने वो पहन लिया हो कि पुलिस के जो है मोरल को बुलंद करने के लिए। उसने कहा था, बड़ा मशहूर है कि मिलिट्री म्यूजिक इज टू म्यूजिक इज व्हाट मिलिट्री यू नो तो वो था ना, मिलिट्री जस्टिस इज टू जस्टिस इज व्हाट मिलिट्री म्यूजिक इज टू म्यूजिक। ठीक है, वो असल ये था। तो अब वो जो मिलिट्री यूनिफॉर्म जो है उसकी अहमियत अलग है, और ये हमारे यहाँ कॉन्टेक्स्ट है उसमें पुलिस की सबसे अहम यूनिफॉर्म हर फोर्स का अहम है, ये कोई फोर्स कम नहीं है। पुलिस की सबसे ज़्यादा अहमियत है क्योंकि ये आपके लोगों से डील करती है। तो रिफॉर्म होनी चाहिए। पुलिस वाले हमारे भाई हैं, सबसे ज़्यादा इस माशरे में ज़रूरत है पुलिस को स्ट्रेंथन करने की। और पुलिस को स्ट्रेंथन करने का मतलब ये नहीं कि सरकारी पुलिस के पीएसपी अफसरों को स्ट्रेंथन करें, पुलिस के जवान को। ये जो पुलिस का अफसर है ना, जो पीएसपी है, ये तो मैंने सुपरवाइज करता है, इसकी जो ड्यूटी है ये तो सुपरवाइजरी रोल है ना। जो पुलिसिंग करता है वो तो जवान करता है, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये लोग, डीएसपी, ये असल पुलिसिंग करते हैं। तो इनको पैसों की भी ज़रूरत है, सहूलियात की भी ज़रूरत है, और इनको इंडिपेंडेंस। और ये जो हमारे अंदर पुलिस का डुअल सिस्टम है ना, पीएसपीज और रैंकर्स, ये ख़त्म करें। ये पाकिस्तान में आपने ब्राह्मण और शूद्र बना दिए पुलिस में, दो ही तबके बना दिए। एक ब्राह्मण है। कभी इनको डील करते देखे पीएसपी कैसे रैंकर मुझे आइडिया है, मुझे पूरा आइडिया है। मुझे यहाँ पर अभी ये जो ताहिर आलम थे, अभी ये धरना कमीशन में थे, ये रैंक से तरक्की करके गए हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने अपने वक्त में यहाँ पर आईजी रहे, अच्छे आईजी रहे। जो पीएसपीज थे इनके नीचे, वो इनको अच्छा नहीं समझते थे और वो इनको प्रॉब्लम पैदा करते थे, चलने नहीं देते थे। और मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, मेरे पीएसपीज बड़े अच्छे जानने वाले हैं और बाज़ बड़े ज़बरदस्त, बड़े वाइब्रेंट ऑफिसर्स हैं, लेकिन रैंकर्स जो हैं उनके पास तजर्बा है। ये जितने भी पीएसपीज होते हैं ना, नेम एनी पीएसपी, ये अमली तौर पे ये रैंकर्स के शागिर्द होते हैं। पुलिसिंग सीखते हैं रैंकर्स से। तो ये पुलिस में जो शूद्र का और ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट है, ये ख़त्म होना चाहिए। सबसे बुनियादी चीज़ें हैं ये। तो जिस दिन ये ख़त्म हो, देखा है बरतानिया में भी, अगर आपने पुलिस कमिश्नर बनना है ना, यानी कि आईजी बनना है, तो आपको पुलिस कांस्टेबल भर्ती होना पड़ेगा। और जब ये हमारे पीएसपीज कांस्टेबल भर्ती होके आईजी बनेंगे ना, तो फिर पता लगेगा, फिर रिफॉर्म होगी। अभी तो रिफॉर्म होती है तो हमारे जो पीएसपीज हैं वो अपने पर्क्स प्रिविलेजेस के ऊपर बात करते हैं, जवानों की तो बात ही नहीं करते। खैर लंबी बात हो गई है, और तो कोई बात नहीं है। तो फ़खर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो उसके बारे में बताइए, अगर अच्छा ना लगे तो भी बताइए। अगर आपने हमें कोई मालूमात देनी है, एविडेंस देनी है, तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए।